नमस्कार, आप सभी का गोल्डन जीके 21 में। तो फ्रेंड्स, फाइनली चूँकि आप सबको पता है कि अभी हम लोग जो मॉक टेस्ट कर रहे हैं, जिसमें आप इनमें से किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी, एईडीओ, CGL-4, है ना, या फिर बीएसएससी, बीएसओ, बिहार की किसी भी परीक्षा के लिए जहाँ पे मैथ्स का क्वेश्चन आता है, ये सीरीज़ आपके लिए सर्वोत्तम है। और यहाँ पे वही क्वेश्चन लिया जाता है जो आपके एग्ज़ाम के पैटर्न है ना, और यही कारण होता है कि डायरेक्टली क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम में दिखता भी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, इससे पहले चूँकि ये जो टेस्ट है इसमें मैथ्स और रीजनिंग दोनों का क्वेश्चन रहता है, मैथ्स प्लस रीजनिंग दोनों का। तो रीजनिंग का क्वेश्चन मैं करवा दिया था, मैथ्स का क्वेश्चन बाकी था, तो इस वीडियो में हम लोग इसे कंप्लीट कर लेंगे, मैथ्स का सारे क्वेश्चन को कर लेंगे ना। तो अगर आप इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए। ऑलरेडी मैं आप लोगों के लिए बीपीएससी, एईडीओ, CGL-4 का कंबाइंड जो बैच लेके आया हूँ, तो दोनों का टेस्ट चल रहा है और जीएस पेपर का भी टेस्ट मैं करवा रहा हूँ, उसका एक अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ, और मैथ्स और रीजनिंग का जो टेस्ट करवा रहा हूँ उसका भी एक अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बना दिया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, मैथ्स से शुरू करेंगे, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 31 से। और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सभी का सभी। देखो भाई, आपने रेशियो पढ़ा होगा और आप लोगों को मैं बहुत कायदे से पढ़ाया भी हूँ रेशियो। कह रहा है कि यदि 2x बराबर 3x बराबर 4z है, तो आपसे क्या पूछा है, x, y, z का अनुपात क्या होगा। बहुत आसान है भाई, इसका ना दो तरीका मैं आपको बोला हूँ, है ना। तो दोनों तरीका, एक तो बेसिक तरीका ये है कि आप सबका एलसीएम लोगे। कैसे, तो आपको x अनुपात y अनुपात z का मान निकालना है। तो आप क्या करोगे, 1/2 प्लस का 1/3 प्लस का 1/4, सबका लघुत्तम लीजिएगा। तो 4 दिया का 12, 12 जो है ये सबसे कट जाएगा। तो आप देख सकते हो कि 12 में 2 से भागा देते हो तो यहाँ पे इसका वैल्यू 6 आ जाएगा, है ना, x का। फिर 12 में जो है 3 से भागा देते हैं तो 3 चौके 12, इसका वैल्यू 4 आ जाता है। और 12 में 4 से भागा देते हैं तो 4 दिया का 12, तो ये वैल्यू आपके निकल के आ गया। एक तो ये बेसिक तरीका है ना। और एक मैंने आपको बोला था कि एक को ढक दो, है ना। कैसे करके, पहले आपको क्या करना है, इसको ढक देना है, अब इस दोनों को गुना करना है। तो 4 दिया का 12, ठीक है, x, y और z का मान निकालना है। ठीक है, अब क्या करो, इसको ढक दिए तो अब इसको ढक दो, फिर इन दोनों से गुना कर दो, तो 4 दूना का 8 हो जाएगा। फिर अब क्या करो, अब इसको ढक दिया तो इसको ढक दो, दोनों को गुना कर दो, तो ये 6 हो गया। अब काटापीटी कर दो, देखो 2 छक्के 12, 2 चौके 8 और 2 तिया का 6, है ना। तो x/y/z का मान 6/4/6, है ना, 6/4/3 निकल के आ गया। तो दोनों तरीका से आप बना सकते हो, बहुत कायदे से मैं पढ़ा चुका हूँ आप लोगों को रेशियो वाले बैच में। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कह रहा है कि यदि एक दुकानदार, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और पूछे जाते इस तरह का, पेपर में जाके देखिएगा। तो कह रहा है एक दुकानदार है, बैंक से 8,000 रुपया उधार लेता है, लोन लेता है, कितने ब्याज पर, तो 15% ब्याज पर। कितने साल के लिए, तो 3 साल के लिए, है ना, और 3 वर्ष के लिए लेता है। और कह रहा है कि ये जो रेट लेता है ना यहाँ पे 15%, ये प्रति वर्ष ब्याज पर, मतलब कि 15 रुपया, मान लो कि 100 रुपया लिया है तो 1 साल में उसे जो ब्याज देना पड़ेगा बैंक को, 100 रुपया का जो है ना, उसे 15 रुपया ब्याज देना पड़ेगा 1 साल में, है ना। तो जाहिर सी बात है, आप देख सकते हो ये 8,000 रुपया है, 15% इसका रेट है, दर है, और 3 वर्षों के लिए लिया है। तो आपको मैंने एक ही फॉर्मूला यहाँ से बोला था कि भाई आप लोग का जो साधारण ब्याज होता है SI बराबर, है ना, क्या बोला था, PRT बटे 100 कैसे होता है। अच्छा, मैं इसे हिंदी में ही लिख देता हूँ। देखो यहाँ पे मूलधन हो गया, मूलधन गुने दर गुने समय बटे 100 होता है ना, यही है। तो साधारण ब्याज आपको निकालना है। देखो यहाँ पे ब्याज आपको लौटाना है, यहाँ पे बोला है कि ऋण लौटाओ, मतलब ब्याज लौटाना है आपको। कितना देना है 3 साल के बाद, तो देखो भाई आपको साधारण ब्याज निकालना है वही। तो मूलधन कितना है, तो आपने देखा 8,000 है। अब समय कितना है भाई, तो समय 3 साल है। दर कितना है, कितना प्रतिशत रेट पर लिया, तो 15%। ये प्रतिशत है तो नीचे का प्रतिशत का मतलब क्या होता है भाई, ये प्रतिशत है तो प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 होगा ना, बोला हूँ, बताया हूँ बहुत कहते से। तो ये 100 होगा गुने समय 3 साल है, ठीक है, 1 मिनट, समय 3 साल है। अब देखो ये 00 से 00 चला गया, कितना बचा, आप कहेंगे सर ये 15 तिया का 45 हो गया, गुने 80 कर लो, 80। तो अब यहाँ पे देखो गुना कैसे करना है, ये 40 को 80 कर लो तो 8 चौके 3200, और ये 5 को 80 से कर लो तो 8 पंचे 40, है ना, 400।
तो 3600 हो गया और आंसर क्या हो गया, बस काम खत्म, 3600 राइट आंसर हो गया सी। आगे बढ़ जाते हैं, अगला प्रश्न है आपके सामने। अगला क्वेश्चन करें कि एक संख्या का 20% 80 है, तो वह संख्या क्या है। संख्या क्या है नहीं, आप कुछ भी मान सकते हो, तो मान लो कि संख्या x है और इसका 20% कितना है भाई, 80 है। लो हो गया, ये देखो ये 20% लिखा हुआ है, तो ये जो नीचे में 100 लिखा है ना, ये प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 होता है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको बहुत कायदे से ये सारे टॉपिक पढ़ाया हूँ। अब काटापीटी कर लो भाई, देखो ये 0 से ये चला गया है ना, और ये 2 से कितने बार में, 4 बार में कटेगा और नीचे गुना हो जाएगा, तो x बराबर कितना हो जाएगा 400। ठीक है, आंसर ए हो जाएगा। तो आगे बढ़े, देखो अगला प्रश्न है। अब ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको सोचना है। और देखो मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि प्रॉफिट एंड लॉस मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। और देखो इसी जो मैं पैटर्न पढ़ाया हूँ, और ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया क्वेश्चन है, आप देखोगे तो बीएसएससी आप क्या करिएगा, सेकेंड इंटर लेवल का है ना, सेकेंड इंटर लेवल नहीं, ग्रेजुएट लेवल का जो एग्जाम हुआ था, मतलब कि बीएसएससी सीजल 2 जो हुआ था उसका मेंस हुआ था 2013 में। मेंस का ये क्वेश्चन है ना, ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो कह रहा है कि यदि एक विक्रेता का कमीशन कितना है भाई, तो 28% कमीशन है ना। कह रहा है कि वह जो है 7500 की कीमत पर माल बेचने पर कितना रुपया कमाएगा। तो भाई अब 100 रुपया का कोई चीज़ बेचता है ना, तो उनको कितना फायदा हो जाता है, जो कि 28% का कमीशन लेता है ना। तो आराम से निकाल सकते हैं, आप कह सकते हैं टोटल कितना भाई बेच रहा है, तो दिया हुआ ना यहाँ पे देख सकते हैं। तो आप कहेंगे यह जो है 7500 दिया है, 28% निकाल लो, तो गुना में क्या करिए 28 कर दीजिए, और ये जो प्रतिशत हटेगा तो नीचे में 100 होगा। अब काटा पीटी कर लीजिए, हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 75 गुने 28। अब क्या कर लो, सबको गुना कर लो है ना, तो कितना होगा भाई, देखो गुना करने का तरीका बता देता हूँ। यहाँ पे 75 है तो 70 मान लेंगे, यहाँ पे 28 है तो 20 मान लेंगे, मानना होगा आपको, तभी आप फास्ट में कर पाओगे। देखो तो 7 दूना का 14, मतलब कि ये 70 है और ये 20 है, तो ये 1400 हो गया। अब इसका कहानी खत्म। अब क्या करोगे फिर से, ये 20 है और ये 5 है ना, तो 20 पंचे 100 कर लो, खत्म। अब 8 बचा है, तो 8 सत्ते 56, जो कि ये 70 है ना, तो 8 सत्ते 56 ऐसे कर लो, फास्ट में मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। और 8 पंचे 40 कर लो, बस हो गया, सब कुछ जोड़ दो, 6 4 10 हो गया, 1 और 5 और 6 11, और 11 का 1 हासिल 1 हो गया, और 1 1 2 2100 हो गया, राइट आंसर 2100। तो अप्रोच ये होना चाहिए एग्जाम हॉल में करने का, ताकि आपका टाइम बचे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए, करें कि 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर की कीमत कितना है, 100 रुपया है, तो इसकी वास्तविक मूल्य क्या है। यार बहुत अच्छे से ये सारा टॉपिक पढ़ा दिया हूँ, और आप लोग बना भी रहे होंगे, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या बोल दिया है, एक शब्द कि भाई 20% छूट देता है, तब कह रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक ऑर्गेनाइजर का जो कीमत है ये 100 रुपया है, 20% छूट देने के बाद। इसका मतलब ये जो वैल्यू है 100 रुपया 80% का है ना भाई, 80% का वैल्यू ये है कितना, तो 100 रुपया है, बस आंसर हो गया आपके सामने। तो आप क्या करोगे, इसको ये जो प्रतिशत है इसे हटाइएगा, तो हटाने के बाद क्या होगा भाई, 80% है, मैं बता चुका हूँ, तो 80% है, इसे हटाइएगा तो क्या होगा 80/100 होगा, नीचे में बराबर में क्या है भाई 100 है। इसे ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे, तो इसको इधर दे दो, तो ये दोनों क्या होगा गुना हो जाएगा, तो 100 गुने 100 और नीचे में 80 कर दो, 0 के 0 चला गया, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया, ये 25 चौका 100 हो गया, और 25 पंचे 125, 125 रुपया राइट आंसर होगा। कुछ नहीं था मेरे भाई, सब कुछ बहुत कायदे से आपको पढ़ाया हूँ। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। करेक्ट क्वेश्चन है अभी जो बोला हूँ भाई, ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा गया है, कहाँ पे, तो सेकेंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था ना, सेकेंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम हुआ था, उसमें प्रश्न पूछा गया प्री एग्जाम में। तो सारे प्रश्न, और ये भी बीएसएससी के एग्जाम में पूछा गया सीजल 3 में, ठीक है। अब देखो ये सवाल तो है आसान, कई बार क्या होता है ना कि आप सोचते सही से नहीं है तो गलत हो जाता है। करे कि यदि, और ये भी परीक्षा में पूछा गया सवाल है, करे कि यदि दो संख्या है, तीसरी संख्या से क्रमशः 30 और 40% अधिक है, तो दूसरी संख्या, कह रहे कि दूसरी संख्या से पहली संख्या का प्रतिशत क्या है, ठीक है। तो पहले तो आपको संख्या निकालना है, इसका मतलब ये जो बात कर रहा है यहाँ पे दो संख्या है, पहली और दूसरी, तो कह रहा है कि पहली और दूसरी संख्या जो है ना तीसरी से, तो पहली कितना बढ़ रहा है 30% और दूसरी कितना है तो 40% है। तो अब यहाँ से निकालो, अगर ये पकड़ लिए तो क्वेश्चन भी पकड़ लिए। तो ऐसे बोल सकते हो कि मान लो कि ये तीसरी संख्या है
ये दूसरी संख्या है, थोड़ा सा दूर दूर में लिखता हूँ, है ना, ये दूसरी संख्या है और ये पहली संख्या है। तो क्या बोला फ्रेंड्स कि दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30%, मतलब कि पहली संख्या को 30% बढ़ाना था। कोई भी संख्या अपने आप में कितना होता है, 100% होता है, आपको पता होगा, तो 100 मान लेंगे। अपने आप में कोई भी संख्या 100 होगा ना, परसेंट की मैं बात कर लो तो। और ये कितना बढ़ रहा है, तो देखो साफ साफ बोला है कि दो संख्या है, तो तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40%, मतलब कि पहली बढ़ रहा है 30%, तो अपने आप में 100 है तो 130% हो जाएगा। अरे भाई हो जाएगा ना 130। और दूसरी संख्या 40 बढ़ रहा है तो एक अपने आप में 100, तो मतलब ये 140 हो जाएगा। यहाँ तक कहानी खत्म, ठीक है। अब यहाँ पे पकड़ो, कह रहा है कि दूसरी से पहली संख्या का प्रतिशत, किससे, तो दूसरी से। तो दूसरी संख्या सर कितना है, तो देखो 140 है, तो 140 को नीचे में देंगे, है ना, चूंकि कह रहे दूसरी से पहली का प्रतिशत, जिसका प्रतिशत निकालना हो उसको ऊपर में देंगे। तो वो कितना है भाई, वो कितना है आप देख सकते हो। पहली कितना है सर, 130 है, और गुने में 100 कर दो, प्रतिशत निकालना है। देखो ये 0 से 0 कट गया, तो आप क्या करो, 130 है और काटोगे तो थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, तो अभी मत काटो। तो देखो यहाँ पे 130 है और 10 है, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे नीचे में लिख लेता हूँ। तो आप कहेंगे सर ये 1300 हो जाएगा बट्टे में 14। तो एक बार इसे छोटा कर लेते हैं, क्योंकि आपके जो ऑप्शन में है ना, देखो 7 है, तो इसे क्या करो, कितना हो जाएगा ये, तो आप कहेंगे 7, है ना, 2 सत्ते 14, और इसे भी काट लो, तो ये है क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर यह जो है 650 हो जाएगा। 650 बट्टे 7, तो पूर्णांक में कर लीजिए। तो आप इसे पूर्णांक में कर लो, तो देखो आपको ऑप्शन में साफ साफ दिख रहा होगा, ये 92 है ना, तो 92 पूर्णांक 6/7 है। तो अगर आप देखोगे इसको गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 963 हो गया। तो 963, 730, और 7 गुना का 14 और 6 ये 20, तो मतलब कि 650/7 हो जाता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, कुछ नहीं था। चलो, लेकिन हाँ वहीं पे क्या होता है ना कि आप जब प्रैक्टिस करिएगा तब आप में निखार आएगा वो। अगला प्रश्न है भाई रेशियो का है, आप मिक्सचर और एलिगेशन में भी पढ़े हो इसे। तो कह रहे हैं कि 45 लीटर मिश्रण में दूध व पानी का अनुपात 4:1 है, 4:1 है। इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि अनुपात कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन बहुत पूछता है, और ये ऑलरेडी प्रश्न पूछा गया है, तो आपके पेपर में भी इसी पैटर्न पे क्वेश्चन आएगा। अब देखो इस क्वेश्चन को एकदम बेसिक से सॉल्व करो, ठीक है। कैसे, तो पहले तो आपको यहाँ पे फोकस करना है, करें कि मिश्रण कितना है, तो मिश्रण है 45 लीटर, ठीक है। कुछ भी इधर उधर दिमाग नहीं लगाना है, जैसे जैसे बोलते जाना है वैसा ही करना है। मिश्रण है 45 लीटर, ठीक है भाई। मिश्रण में क्या क्या है, तो कह रहा है कि एक तो दूध है और पानी है। तो चलो ठीक है भाई, यहाँ पे क्या लिख लेता हूँ, मिल्क ले लेता हूँ, और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ वाटर, एम से मिल्क और डब्ल्यू से वाटर। तो कह रहा है कि ये जो 45 लीटर का मिश्रण है, इसमें दूध और पानी का अनुपात है, दूध का है 4 और पानी का है 1, ठीक। अब हम आपसे बोले कि भाई आप डेटा में निकाल दो कि कितना लीटर इसमें दूध है, तो आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दोगे रेशियो को। तो टोटल आप कहेंगे सर ये है 45 लीटर मिश्रण, तो 45 लीटर मिश्रण में आप क्या करोगे, दोनों को जोड़ दो, तो 4 1 5 हो जाएगा, रेशियो का नीचे में 5, और दूध निकालना है तो ऊपर में दूध को रखोगे 4। तो इसको काटा पीटी करिएगा तो कितना हो जाएगा, 5 9 में 45 और 9 चौके 36। तो आप सीधे तौर पे कह सकते हैं सर कि यहाँ पे जो मिल्क निकल के आ गया वो 36 लीटर आ गया। और 36 लीटर अगर मिल्क आ गया तो वाटर कितना हो जाएगा भाई, पानी कितना होगा। तो आप कहेंगे सर 36 में कितना जोड़ेंगे तो 45 होगा, तो हम कहेंगे 9 जोड़ेंगे। तो ये तो पता लग गया कि ये जो मिश्रण है, इस मिश्रण में 36 लीटर दूध है और 9 लीटर पानी है। यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया। अब आगे करें कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को इतना बनाना है, 3:2 बनाना है। तो ठीक है भाई, ये भी बनाते हैं। मैं थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूँ, है ना, ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ लें। अब यहाँ पे देख, टोटल जो है, यहाँ पे मैं एक फेज और लिख लेता हूँ। तो टोटल 36 लीटर दूध है ना, और ये पानी कितना है, 9 लीटर है, आपको पता है। तो कह रहा है कि इसमें कितना और जो है, साफ साफ बोला कि इसमें तो पानी मिलाना है। तो कह रहा है कि इसमें कितना और पानी मिलाया जाए कि ये अनुपात इतना हो जाएगा। तो भाई पानी मिलाना है तो पानी में ही जोड़ना है, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो नीचे वाला पानी है, यहाँ पे वाटर 9 लीटर है। अब कितना का रेशियो बनाना है, तो कह रहा है कि 3:2 का रेशियो बनाना है। इसे बट्टा में करोगे तो आपको पता है, अब जब बराबर में है तो इसका गुना इधर हो जाएगा,
और इसका गुना इधर हो जाएगा। आपको पता है ना भाई, हम लोग सीखे हैं ना, इसका गुना इधर और इसका गुना इधर, तो गुना कर लो। तो आइए देख लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक क्वेश्चन आपके मन में आएगा कि सर मान लीजिए अगर यहाँ पे हमें दूध मिलाना होता तो भाई जो कि यहाँ पे पानी बोला है, अगर बोलता कि कितना दूध मिला जाए कि अनुपात ये हो जाए, तो दूध में हम लोग प्लस का x करते। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होना चाहिए। चलिए अब गुना कर लेते हैं। तो आप इसे ऐसे कर सकते हो, यहीं पे मैं लिख लेता हूँ नीचे में कि 9 का 27 प्लस का 2x बराबर ये 36 गुना का 72। ठीक है, तो इसको क्या करोगे भाई, आप इस साइड लेके आओगे, है ना, ये 27 को इधर लेके जाओगे तो इधर से जो है 27 माइनस हो जाएगा, तो 27 को माइनस कर लो, और ये 2x इधर है, तो इसमें से 72 में से 27 जाए, सॉरी 2x नहीं होगा, यहाँ पे 3 है, ये 3 है ना इधर, देखो x में 3 से गुना होगा, माफ़ी चाहता हूँ, 1 मिनट। चलो एक बार और यहाँ से लिख लेता हूँ छोटा करके, ताकि एक बार में अट जाए। ठीक है ना, मैंने क्या बोला, 36 लीटर क्या है भाई, दूध है, और 9 लीटर पानी है। तो भाई कह रहा है कितना पानी मिलाया जाए, तो पानी x मिलाते हैं ताकि रेशियो इतना बन जाए, 3:2। अब देखो 3 को इधर गुना करो और 2 को इधर गुना होता है, हम लोग सीख चुके हैं। तो आप क्या करोगे, 9 का 27 करोगे, यहीं पे कर लेता हूँ, है ना, 9 का 27 प्लस का 3x बराबर 36 गुना का 72 कर लो इधर। ठीक है, आप देखो 3 को इधर रहने दो, 27 को इधर लेके चले जाइए, तो 27 इसमें से माइनस हो जाएगा, फिर इधर कट जाएगा। रुको हम इधर करते हैं, स्पेस का यार कमी है, पूरा कहीं हम हटाते हैं, रुको, चलिए हो गया। अब देखो, देखिए तो 27 72 में से फ्रेंड्स 27 तो घटा लेते हैं, तो देखो 12 में से 7 गया तो 5, है ना, अब ये बच्चा 6 में से 2 गया तो 4, 45, और इधर 3x है फ्रेंड्स, तो देखो काटापीटी कर लो, तो क्या हो जाएगा, तो 15 का 45, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो कितना लीटर पानी मिलाया जाएगा, तो अनुपात 3:2 हो जाएगा। तो आप देख सकते हो 15 लीटर पानी। आशा करते देखो ये मैं आपको समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, नहीं तो ये 10 से 15 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है ना, और ये कैलकुलेशन भी आपको फास्ट जरूर करना पड़ेगा। चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये टाइम इन वर्क का भी क्वेश्चन है, और मैं आपको बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ। कह रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है भाई, ठीक है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, ठीक है भाई, 15 दिन में करता है। तो कह रहा है कि दोनों एक साथ कार्य करते हैं, तो ये काम कितने दिन में पूरा होगा। तो पहले तो आपको ये निकालना है कि टोटल काम क्या है। तो टोटल काम हम लोग कैसे निकालते हैं, दोनों का लघुत्तम, 10 और 15 का लघुत्तम लीजिएगा तो 30 होगा, और यही टोटल वर्क हो गया, टोटल काम 30 है। उसके बाद हम लोग ये निकालते हैं कि ए का कार्य क्षमता क्या है, ए जो है एक दिन में कितना काम करता है, तो 30 में 10 से भागा देंगे तो 10 का 30, 3 आएगा। इसका मतलब ए जो है ना एक दिन में 3 काम करता है, और बी एक दिन में कितना काम करता है, तो आप कहेंगे सर टोटल काम में भागा देने दीजिए 15 से, तो 15 का 30। इसका मतलब ये है कि ए एक दिन में 3 काम करता है और बी जो है ना एक दिन में 2 काम करता है। तो एफिशिएंसी किसका ज़्यादा है, ए का है, क्योंकि ए एक दिन में 3 काम कर रहा है, बी एक दिन में 2 काम कर रहा है। ठीक है, हमको एफिशिएंसी से यहाँ से मतलब नहीं है, यहाँ बोल रहा है कि भाई कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, दोनों एक साथ काम करेगा। तो ठीक है, अब आइए ए प्लस बी दोनों से काम करवा लेते हैं। टोटल काम कितना है, 30 है। अब दोनों को जोड़िए, दोनों के एफिशिएंसी को, तो एक दिन में ए 3 काम कर रहा है और बी 2, तो 3 2 5, आइए तो 5 6 के 30, कितने दिन में काम पूरा हो जाएगा। तो आपको होगे सर ये काम तो अब कितना दिन में, 6 दिन में ही पूरा हो रहा है। ठीक है ना, दोनों मिलकर कर रहा है, तो बस आंसर क्या होगा, 6 दिन। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये जो आप स्क्रीन पे सवाल देख रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये प्रश्न ऑलरेडी सेकेंड ग्रेजुएट लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ था 2015 में प्रश्न पूछ लिया गया है, और इस पैटर्न का क्वेश्चन आते हैं आपके पेपर में, तो ध्यान से देख लीजिएगा। कह रहा है कि 12 पुरुष अथवा 16 महिलाएं एक खेत की कटाई 14 दिनों में पूरे कर सकते हैं। उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष 16 महिलाएं उसी खेत की कटाई कितने दिनों में पूरी कर सकेंगे। अब क्वेश्चन में ट्विस्ट है कि भाई या तो आप 12 पुरुष से करवा लीजिए या 18 महिला से करवा लीजिए, इस काम को 14 दिन में पूरा कर देंगे। लास्ट में बोल दिया है कि भाई 8 पुरुष और 16 महिलाएं उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले तो आपको कार्य क्षमता निकालना पड़ेगा पुरुष और महिला दोनों का एफिशिएंसी, तभी क्वेश्चन को बना पाइएगा। तो आइए निकाल लेते हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि 12 मेन लिख लूँगा, एम से मेन,
और कितने दिनों में काम कर ले रहा है भाई, कह रहा है कि ये 14 दिनों में। तो आइए 14 दिन लिख लेते हैं, 14 डेज बराबर उसी काम को 18 महिलाएं, 18 वोमेन ये भी 14 दिनों में पूरा कर ले रहे हैं। तो लास्ट में बोल दिया है कि भाई 8 पुरुष और 16 महिलाएं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि 8 पुरुष 8 मेन प्लस 16 वोमेन इस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो पहले तो एफिशिएंसी निकालना पड़ेगा, तभी टोटल काम निकलेगा। जब टोटल काम निकल गया तो आप दोनों को मिला के काम भी करवा सकते हैं, है ना। चलिए तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहाँ पे 14 दिन इधर है, 14 दिन इधर है, तो काटापीटी कर लेंगे, ये कट जाएगा, ठीक है ना। अब क्या करेंगे और काटिए, देखो 6 दूना का 12 और ये क्या होगा 36 का 18, ये भी कट गया। अब देखो चूंकि ये बराबर है 12 पुरुष 18 महिला के बराबर है, चूंकि ये कह रहा है कि 12 पुरुष किसी काम को 14 दिन में कर रहा है और उसी काम को 18 महिला 14 दिन में पूरा कर रहा है, इसका मतलब बराबर। तो बराबर कैसे करते हो, तो आप कहेंगे सर इधर का गुना इधर करेंगे, मतलब कि 2 को 3 में गुना करेंगे, 1 मिनट, 2 को 3 में गुना करेंगे और 3 को 2 में गुना करेंगे, तब ना हो जाएगा इधर भी 6 और इधर भी 6 हो गया ना गुना करने पर। तो यही मैं कह रहा हूँ। तो आप सीधे तौर पे क्या लिख सकते हो, यहाँ पे मैं इसे मिटा देता हूँ। तो अब आप सीधे तौर पे क्या लिख सकते हो कि सर यहाँ पे मेन और वोमेन बराबर कितना, तो मेन बराबर चूंकि बदल जाएगा, बराबर होगा तो इधर मेन के सामने वोमेन वाला आ जाएगा तो 3 आ जाएगा और इसके सामने में वोमेन के सामने में मेन वाला भी आ जाएगा, वोमेन के सामने मेन वाला आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे अब क्या कर सकते हो, तो अब यहाँ पे क्या करिए, 8 मेल है तो m का वैल्यू 3 है, तो आप कह सकते हो कि 8 गुने 3 प्लस वोमेन का वैल्यू कितना है सर 2 है, तो 16 गुने w का वैल्यू 2 है ना वोमेन का 2। तो अब यहाँ पे 8 3 का 24 प्लस 16 दूना का 32, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 56। अब देखो 56 हो गया, बस काम आपका कंप्लीट हो गया। अब कहीं पे भी रखो, चाहे यहाँ पे वैल्यू रखो या फिर यहाँ पे रखो, आंसर वही निकलेगा। मैं दोनों जगह रख के दिखा देता हूँ। ये 56 हो गया। तो देखो ये 12 इसी समीकरण को ले लेते हैं, तो ये क्या है भाई 12 मेन गुने 14 दिन में करता है भाई। तो m का वैल्यू कितना है 3 है, तो आप सीधे तौर पे लिख सकते हो कि 12 गुने 3 गुने ये 14 दिन है, तो 14 लिख लो, 14 दिन। तो ये टोटल काम कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 12 तिया का 36, तो ऐसे लिख सकते हो 36 गुने 14 बटे टोटल 56 से भागा दे दो, दोनों का ये हो जा रहा है। तो आप देखिए 14 28 14 42 14 चौके 56 4 और 4 9 में 36, तो कितने दिन में काम पूरा हो जा रहा है, तो 9 दिन में। तो आंसर क्या होगा 9। देखो मैं आपको समझाया हूँ इसलिए टाइम लग रहा है। आप कहेगा सर यहाँ भी वैल्यू रख के दिखा दीजिए, तो यहाँ भी रख सकते हैं। देखो 18 है, 18 वोमेन है गुने 14 दिन में कर रहा है, तो वोमेन की एफिशिएंसी कितना है 2 है, तो 8 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे लिख सकते हो 18 गुने 2 गुने 14 बट ये 56 से भागा दे दीजिए, तो 14 चौके 56 और 2 9 दूनी 18, तो भाई वैल्यू दोनों कंडीशन में एक ही निकलेगा। समझ में आ गया ना भाई, देखा। तो आसान है, बस चीज़ों को समझना है। मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लिया हूँ। आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन है 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों की आयु का योग कितना है भाई 60 साल है। तो सबसे छोटे बच्चे का आयु क्या है, और बताऊं ये भी प्रश्न पूछा गया है 3rd ग्रेजुएट लेवल का जो है ना बीएसएससी सीजीएल 3 हुआ था, जिसमें हम लोग दिए थे, आप लोग जानते ही हो। तो उसमें ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है ना। 24 दिसंबर को पेपर हुआ था 2022 में, उसी में प्रश्न पूछा गया था। बताइए। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप 2 तरीके से बना सकते हैं। एक तो x मान के, क्योंकि यहाँ पे एक बार मैं और क्वेश्चन को समझा देता हूँ। कह रहा है क्वेश्चन में कि 4 साल के अंतराल पर जन्मे 4 बच्चों, मतलब कि पहला x होगा, है ना, बेसिक से बनाओगे तो 4 साल के अंतराल पे है ना जन्म हो रहा है, तो दूसरा x + 4 होगा, है ना, ये दूसरा होगा। फिर अगला बच्चा होगा तो वो 4 साल उससे बड़ा होगा तो x + 8 हो जाएगा।
फिर चौथा बच्चा जो होगा, ये पहला हो गया, आपको पता होना चाहिए, दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और चौथा कौन सा हो जाएगा सर? तो आप कहेंगे एक्स में फिर ये 4 साल और बढ़ाएंगे तो ये 12 साल का हो गया, तो ये चौथा बच्चा हो गया। और कह रहे कि सबका जो आयु का योग है ना, ये 60 साल है, 60 ईयर है। थोड़ा सा मैं छोटा करता हूँ इसे, है ना। तो कह रहा है ये 60 साल है, 60 साल है। तो ये तो बेसिक से भी बना सकते हो। कैसे करोगे? तो देखो एक्स को जोड़ लो पहले, एक एक्स यहाँ है, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो 4x हो जाएगा। फिर जो यहाँ पे देख सकते हो 4, 8 4 12, 12 24 हो जाएगा, और बराबर में कितना है? 60 है। तो 4x बराबर, इस 24 को इधर लेके जाओगे तो 60 में से 24 जाएगा, तो आप कहेंगे सर 60 में से 24 घटा ना दीजिए, तो घटा लीजिए। तो 4x बराबर 60 में से 24 जाएगा तो ये 36 हो जाएगा। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा? 9, है ना। तो x बराबर 9 आ जाएगा। तो एक तो बेसिक आंसर ये हो गया आप लोग का 9 साल। आप एवरेज से भी निकाल सकते हो, AP के माध्यम से मैंने आपको बोला हूँ और बताया भी पहले भी जब एवरेज पढ़ाया हूँ, तो उससे अच्छा ये है ना। तो इस तरह का सवाल में कोई झंझट नहीं है, तो आप ऐसे भी करके बना सकते हैं, 10 सेकेंड में ही निकल जाएगा, ठीक है। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। तो सबसे छोटे बच्चे का x वैल्यू 9 निकला ना, तो क्या करोगे आप? यहाँ पे देख सकते हो x है, सबसे छोटा x है, तो भाई इसमें गुना करोगे, 9 में x से तो 9 ही x होगा, आपको पता ही है, तो 9 साल हो जाएगा। अगर दूसरा का पूछता तो 9 4 13 साल हो जाता, तीसरा का पूछता तो 9 8 17 साल का होता, अगर चौथा का पूछता तो 12 में 9 जोड़ दो, है ना, तो 12 8 20 21 साल का होता। तो जो पूछता उसका जवाब दे सकते। तो आपको पहला का पूछा है तो बस वही आंसर हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पे देखो, ये भी सवाल बहुत अच्छा है लेकिन आसान है, हाँ, लेकिन आप करिएगा तब, नहीं तो आप गलती मत करिएगा। एज का क्वेश्चन है, कहे कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों की औसत आयु कितना है? 9 वर्ष थी। उनमें कह रहा है कि एक नए लड़के शामिल हो जाने के कारण उन 5 का वर्तमान आयु जो है ना कितना? तो ये 15 वर्ष हो गई। तो कह रहा है कि नए लड़के की वर्तमान आयु कितनी है? क्वेश्चन को पढ़ लिए, समझ लिए, कोई बात नहीं। तो कह रहा है कि ये कब की बात हो रही है? तो कह रहे हैं कि 5 वर्ष पहले 4 लड़कों का औसत आयु। तो आप ऐसे लिख सकते हो कि भाई क्या है यहाँ पे, 5 वर्ष पहले की बात हो रहा है। तो कितने हैं लड़के? तो 4 लड़के का, 4 लड़के का औसत आयु 9 वर्ष है ना। तो 9 चौके 36 हो जाएगा, 36 वर्ष का होगा सबका औसत वर्ष, है ना। अब कह रहा है कि ये 4 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो वर्तमान में क्या हो जाएगा? वर्तमान में क्या हो जाएगा भाई? तो ये 4 वर्ष पहले का है, तो 4 लड़के हैं, तो भाई 5 साल और आगे आना पड़ेगा। तो 5 चौके 20 साल जोड़ेगा ना इसमें, तो 36 में प्लस का 20 साल का और कर दो वर्तमान में आने के लिए 4 लोगों का। तो 5 चौके 20 मतलब कि ये 56 साल का हो जाएगा। ये चारों लड़कों का चारों लड़के का वर्तमान उम्र अब 56 साल हो गया। ये औसत उम्र है ना, ध्यान रखना, यही होगा। या फिर ऐसे लिख लो, काय के लिए बोलोगे कि सर आप पूरा नहीं लिखते, तो आप लिख सकते हो कि वर्तमान में 4 लड़कों का कुल आयु एज जो है कितना हो जाएगा? तो 5 साल और आगे लाइए चारों को, तो सब में 5 जोड़ेगा तो 4 लड़का है, तो 20 साल ये हो जाएगा, 36 ये हो गया, तो 56 वर्ष हो गया ना भाई, 56 वर्ष हो गया। अब कह रहा है कि एक नया लड़का और शामिल हो जाता है तो सबका औसत एज कितना हो जाता है? 15 साल का हो जाता है। तो 56 में क्या हो रहा है? एक नया लड़का शामिल हो रहा है, तो लड़का की संख्या कितना हो जा रहा है? 5, ये नीचे में लड़का की संख्या है, और इसका एज हो जा रहा है 15 साल, है ना। सबका 5 का 15 साल एवरेज उम्र हो जा रहा है। यही तो पूछा है, आप कैलकुलेशन कर लो। तो भाई इधर काटा पीटी कर लो, है ना। तो आप इधर लिख सकते हो 15 25 75, तो आप ऐसे लिख लो कि 56 प्लस जो है x बराबर 15 25 75। अब इसको इधर लेके चले जाओ तो x बराबर कितना हो जाएगा? 75 में से 56 को माइनस कर दोगे तो ये क्या निकल के आ जाएगा? 19 आ जाएगा ना। कितना? 19। इस क्वेश्चन को बाय ऑप्शन भी बना सकते थे, तो 19 ऑप्शन आ जाएगा भाई, है ना।
75 में से 56 घटाइएगा तो देखो कैसे घटाना है। तो 15 में से 6 गया, 9 6 15, ये बचा कितना 6, 6 में से 5 गया 1, तो एक्स का वैल्यू कितना आया 19 आया। समझ रहे हो ना भाई। तो जो नया लड़का था 19 साल का था, एक्स बराबर 19 आ जाएगा। आप इसे बाय ऑप्शन भी बना सकते हो, जैसे यहाँ पे सेट किए हो ना, तो आप ऑप्शन रख के देखते है ना, 1 to 1 चेक करके तो ऊपर भी बना सकते थे, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए बना दिया। और ये 10 सेकंड का से ज़्यादा का सवाल नहीं है। अभी मैं क्या करूँगा, 10 सीट में स्लो से चलूँगा, उसके बाद मैं फास्ट लेके जाऊँगा आप लोग को, है ना। जैसे मैं आपको पढ़ाता हूँ एकदम सेम टाइप का जो सवाल करवाता तो कैसे फास्ट में करवाता हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपके साथ। अब देखो ये भी प्रश्न ऑलरेडी पूछा गया है, क्वेश्चन कह रहा है, और इस टाइप का क्वेश्चन आता है कई बार, भाज्य संख्या पूछ लेगा, कई बार सम संख्या पूछ लेगा, कुछ भी पूछेगा, आराम से जवाब दे सकते हो। तो प्रश्न कह रहा है कि एक पासे को फेंकने पर अभाज्य संख्या प्राप्त होने की जो प्रायिकता है, तो पासा में टोटल जो है कितने संख्या होता है। आप कहेंगे सर उसमें 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, 6 तक ही संख्या होता है ना भाई, बिल्कुल 6 तक ही होता है। अब हम आपसे पूछे इसमें अभाज्य संख्या कौन कौन सा है, तो आप कहेंगे सर अभाज्य संख्या एक तो 2 है, 3 है और 5 है, 3 अभाज्य संख्या है। तो अब प्रायिकता क्या होगा, प्रायिकता के बराबर क्या होगा, आप यहाँ पे लिख सकते हो, प्रायिकता बराबर अभाज्य संख्या की संख्या ऊपर में लिखना है, क्योंकि अभाज्य संख्या पूछा है उसको ऊपर में लिखना है। तो यहाँ पे लिख लेना अभाज्य संख्या, टोटल अभाज्य संख्या बट्टे टोटल जो बट्टे कुल अंक, जितना पासा में संख्या होता है, तो यहाँ पे लिख सकते हो कुल अंक। तो लिखने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा भाई, टोटल अभाज्य संख्या कितना है, तो 2 3 5 अभाज्य संख्या है पासा में, तो यहाँ पे लिख सकते हो कि भाई 3 अभाज्य संख्या है और कुल अंक कितना है 6 है। काटापीटी कर लो, तो 3 1 3 और 3 2 का 6 है ना, तो यही तो आंसर हो गया। तो प्रायिकता क्या होगा, तो डी हो जाएगा 1/6। देखो यहाँ पे सम संख्या पूछे, विषम संख्या पूछे, अभाज्य संख्या पूछे, कुछ भी पूछे, तरीका यही है बनाने का, है ना। और ये क्वेश्चन कन्फर्म है, यहाँ से रहता ही रहता है, ठीक है। चलिए अच्छा एक क्वेश्चन और मैं आपसे पूछ लूँ, चलो इसका तो आपने जवाब दे दिया है ना। अगर आपसे मैं पूछ लेता कि ठीक है भाई यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं है, सम संख्या कितना आ सकता है ना। अगर सम संख्या पूछ ले तब आंसर क्या करिएगा, ठीक। तो भाई देखो आपको पता है कि पासा में 1 2 3 4 5 6 इतना ही तक होगा ना भाई इसमें नंबर। आप देखो सम संख्या कितना है, तो टोटल संख्या 6 है, तो टोटल को 6 नीचे में रखेंगे, लेकिन सम संख्या इसमें कौन कौन सा है, 2 है, 4 है और 6 है, तो मतलब 3 सम संख्या है, 3 हो गया। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, प्रायिकता आने की सम संख्या की प्रायिकता आने की संभावना कितना है, तो आप कहेंगे सर 3 1 3 और 3 2 का 6, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भाई कुछ भी क्वेश्चन पूछे ना, तरीका पता है तो आप आराम से बना सकते हो, और मैं बता ही दिया हूँ क्वेश्चन पे भी। चलिए अगला प्रश्न है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जितना भी टेस्ट मॉक टेस्ट करवा रहा हूँ करिए। मॉक टेस्ट में क्या होगा, जो चीज़ें आप थ्योरी में भी नहीं पढ़ते हो ना, तो वो क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिखता है। और मॉक टेस्ट में मैं क्या करता हूँ कि मैक्सिमम पीवाईक्यूज तो आपका पूरा तरीके से कंप्लीट ही मैं करवा देता हूँ। बिहार के जितने भी एग्जाम में प्रश्न पूछे गए ना, वो मॉक टेस्ट के थ्रू ही कंप्लीट में करवा देता हूँ। इसलिए मॉक टेस्ट का जितना भी मैं देता हूँ, मॉक टेस्ट जितना भी करवा रहा हूँ, अभी 50 टेस्ट में करवा रहा हूँ मैथ और रीजनिंग मिला के, उसका प्रिंट आउट करवा के करते जाइए, और प्रिंट आउट करवा के आपके पास रखना है। और यहाँ पे जो मैं बनाता हूँ ना, उस पर बना लीजिए जैसे मैं बनाता हूँ, और इसे बार बार रिवीजन करिए। उस ये जो पैटर्न है ना अभी मैं जो बता रहा हूँ, उस पैटर्न के बाहर क्वेश्चन आपके पेपर में जाएगा ही नहीं। हम देखिएगा, एग्जाम दे के आइएगा, तब पूछिएगा कि हाँ सर हाँ इसी पैटर्न से सारे क्वेश्चन आता है, यार आता है इसी पैटर्न से सारे क्वेश्चन। चलो चाहे मैथ्स हो या रीजनिंग हो, दोनों का मैं बात कर रहा हूँ, या जीके जीएस तो जितना कर पा रहा हूँ अब काफ़ी है। अब देखो ये भी क्वेश्चन अच्छा है, और ये भी ऑलरेडी प्रश्न पूछ लिया गया है। कह रहा है कि 2 आम और 3 नारंगियों की कीमत 86 रुपये है। तो कह रहा है कि 4 आम और 1 नारंगी की कीमत 112 है। तो कह रहा है कि आम और नारंगी की कीमतों में क्या अंतर है। तो ये आपको और एक एक नियम पे बनाना पड़ेगा, लेकिन बहुत आसान है ना, समीकरण बना के हम लोग बना देंगे। पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूँ, ठीक है। तो आम को हम लोग क्या मान लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, आम को हम लोग ए मान लेते हैं, और नारंगी को क्या करता हूँ मैं, यहीं पे लिख देता हूँ नारंगी को हम लोग एन मान लेते हैं, ठीक है, कंप्लीट। तो देखो प्रश्न में क्या क्या बोल रहा है, कह रहे 2 आम, तो 2A सब मतलब 2 आम होगा, प्लस 3 नारंगी, तो 3 नारंगी का रुपया कितना है, 86 रुपया है, बराबर 86 कर लीजिए, है ना। अब आगे कह रहा है कि 4 आम है, तो 4A प्लस 1 नारंगी है, तो
एक नारंगी बराबर कितना रुपये है, 112 रुपये है। अब कुछ नहीं है तो समीकरण 1 में समीकरण 2 से गुना करने पर समीकरण क्या होगा, तो आप कहिए। तो देखो यहाँ पे प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। हम लोग बचपन से किए हैं ना भाई, ये बोला कहानी 10th में पढ़ा होगा। तो देखो ये माइनस में है, अच्छा ये बराबर नहीं है, पहले तो बराबर करना पड़ेगा ना भाई, बचपन वाला कहानी याद आया। चलो बराबर करते हैं। तो बराबर किसको करोगे, तो हम लोग चलो किसी एक को बराबर कर लो ना, हो जाएगा। तो देखो मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1 में 2 से गुना कर देता हूँ। तो देखो यहाँ पे 2 दूनी का 4a हो जाएगा। बेसिक वाला बच्चा वाला सवाल है यार, ये तो 4a हो जाएगा प्लस 6n हो जाएगा बराबर 172 हो जाएगा। और इसको ऐसे ही लिख लो 4a प्लस 1n बराबर 112। अब क्या कर लो भाई, इधर माइनस कर लो, इधर भी माइनस, इधर भी माइनस, घटा लो। तो ये कट गया प्लस माइनस, यहाँ पे कितना हुआ सर, तो आप कहेंगे सर ये 6n में से 1n गया तो 5n, और बराबर में ये कितना हो जाएगा 172 है और 112 जाएगा तो 60 बचेगा। तो आप कहेंगे सर n बराबर कितना, तो 12 पंचे 60, 12 आ गया। अब समीकरण 1 में n का मान रख दो, समीकरण 1 यही है ना भाई, यहाँ पे n का मान रख दीजिए। तो चूंकि ये n निकल गया है, आपको पता होना चाहिए नारंगी निकल गया आपके सामने। अब नारंगी निकल गया तो आप आम भी निकाल सकते हो, तो समीकरण ए में ही रख दीजिए ना, वैल्यू आ जाएगा। देखो समीकरण ये ए है, तो आप क्या कर सकते हो, ए वाला में यहाँ पे जगह का थोड़ा सा कमी है, इसे छोटा करता हूँ, ठीक है, तब मैं लिख देता हूँ, इसे और छोटा कर लेता, कोई बात नहीं फ्रेंड्स, अभी दिखेगा आपको। तो समीकरण ए कौन सा है, तो आप कहेंगे सर 2a प्लस 3n, n का वैल्यू 12 आया ना, तो यहाँ पे 12 लिख लो, बराबर में 86 है ना, तो आराम से वैल्यू निकल के आ जाएगा। तो 2a बराबर बार दिया का 36, तो 86 में से आप इधर इस साइड लेके चले जाओ 36 को, तो आप कहेंगे सर 2a बराबर हो जाएगा 50। तो देखो आम बराबर कितना 2 है, तो 2 से काटिए, तो 25 गुना का 50, तो दोनों में अंतर अब निकाल लीजिए। तो आप कहेंगे सर आम और नारंगी में जो अंतर है कितना है, तो आम का 25 और नारंगी का कितना है 12 है भाई, तो कितना का अंतर है, 13 रुपये का अंतर है। देखो मैं बनाया हूँ इसलिए आपको लग रहा है, लेकिन ये मैं कहूँगा तो 20 सेकंड का क्वेश्चन था, मैं समझाया हूँ इसलिए टाइम लगा, कुछ नहीं था इसमें, कुछ नहीं था, है ना। आपको बैठाना था और डाटा फिट करके आंसर निकालना था। 2-4 बार प्रैक्टिस करिएगा, आ जाएगा, ठीक ना। मैंने एक बार और समझा देता हूँ। देखो क्वेश्चन में क्या बोला था, कह रहे कि 2 आम और 3 नारंगी का कीमत 86 रुपये है, तो कह रहा है कि 4 आम और 1 नारंगी की कीमत 112 रुपये है, तो कह रहा है कि आम और नारंगी का वैल्यू अलग अलग निकालना है, तो निकाल सकते हो आराम से। तो हमने क्या किया, यहाँ पे आम को a मान लिया, 2 आम था तो 2a मान लिया, 3 नारंगी था तो 3n मान लिया, इसका इतना पढ़ाई जाता है, इसे समीकरण 1 मान लिया। उसके बाद मैंने क्या किया कि यहाँ पे 4 आम है तो 4 आम और 1 नारंगी और 112 रुपये, तो समीकरण 2 मान लिया, है ना। एक को बराबर कर लिया ताकि कोई भी एक वैल्यू, आप n को भी बराबर कर सकते हो चाहे a को भी बराबर कर सकते हो, तो मैं a को बराबर किया था, ठीक है। बहुत आसान था, कुछ नहीं था। डाउट रहता है तो डायरेक्टली पूछ सकते हो। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहे कि यदि चीनी के मूल्य 25% बढ़ता है तो एक घर वालों को अपना चीनी उपभोग कितना जो है ना कम करना पड़ेगा जिसमें उसका खर्च ना बढ़े। देखो भाई परसेंटेज पढ़ाया हूँ ना, डुबा के पढ़ाया हूँ आपको। जो भी चैप्टर अभी जितने भी सवाल आप देख रहे हो ना, PYQ आपसे खटाखट बन रहा है। अगर आपने 64 वीडियो सिर्फ मैं दिया हूँ मैथ्स का, और वीडियो का लेंथ है 30 से 35 मिनट का, कुछ वीडियो 20 मिनट का भी है, तो आप चाहोगे तो ये 15 से 20 दिन में भी पूरा कर सकते हो, है ना। जो लोग बैच में होंगे उनको पता होगा। तो सारी चीज़ें ऑलरेडी आपको पता ही है। खैर, तो इस क्वेश्चन को बनाइए, हमें बनाने की ज़रूरत है, छोड़ दें इसे। एक बार इस क्वेश्चन को पुनः देखिए। कह रहे कि यदि चीनी के मूल्य में 25% बढ़ता है तो एक घर वालों को अपना चीनी उपभोग कितना कम करना पड़ेगा ताकि उसका खर्च ना बढ़े। देखो बहुत कायदे से मैं पुनः करूँ, बहुत कायदे से पढ़ा चुका हूँ, है ना। तो देखो भाई 25% का वृद्धि हो रहा है, तो जाहिर सी बात है आप कहेंगे सर इसका हम लोग इसे कैसे लिख सकते हैं, तो 25% को तो आप कहेंगे आप 25/100 कर लीजिए। तो ये 25 चौका 100 और 25 से कम 25, तो यहाँ पे लिख लीजिए क्या, मूल्य।
तो मूल पहले कितना था, 4 था, अब बढ़ के 1 और हो गया तो ये 5 हो गया। खपत इसका जस्ट उल्टा होता है, मैं बता चुका हूँ बहुत कायदे से। तो खपत कम करना पड़ेगा ना। अब देखो, तो पहले 5 करते थे, अब इससे खपत कम करना पड़ेगा। तो अब जाहिर सी बात है, सोचने वाली बात है कि पहले रेट था, देख सकते हो सब ऐसे सोचो कि भाई पहले 4 रुपया था तो आप इतना यूज करते थे, अब जाहिर सी बात रेट बढ़ गया है तो अब यूज कम करोगे तो खपत में कमी लाना पड़ेगा। बस हो गया। चूँकि पहले मूल था 4 रुपया तो आप कितना यूज करते थे, आप कहेंगे सर 4 रुपया मूल था सपोज दैट, तो हम 5 केजी यूज करते थे। अब रेट बढ़ के इतना हो गया है तो जाहिर सी बात अब खपत तो कम करना पड़ेगा, तो अब 4 आपको खपत करना पड़ेगा। तो कितना में कमी की है, तो आप कहेंगे सर 5 केजी में 1 केजी अब कमी की है, तो कितना 1 केजी कमी किए हैं और 100 से भागा दे दो, तो आप कहेंगे 20-2500, 20% की कमी करना पड़ेगा। तो आंसर ए। नहीं समझे, आइए एक बार और समझ लेते हैं, एक बार और समझ लेते हैं इसे। तो देखो यहाँ पे साफ साफ बोला कि यदि चीनी के मूल्य में 25% बढ़ता है तो चूँकि कह रहे कि आप घर में जो खर्च कर रहे हो तो खर्च को कम करो ताकि कोई खर्च ना बढ़े, यही कह रहा है। तो 25% को अगर आप फ्रैक्शन में लिखते हो तो 1/5 लिखते हैं, तो पहले 1/4 लिखोगे ना, 1/4। तो पहले 4 रुपया था, अब 1 रुपया बढ़ गया मतलब 5, तो मूल्य में वृद्धि हो गया, पहले 4 था अब बढ़ के 5 हो गया। तो खपत इसका उल्टा होता है। तो मूल्य बढ़ा है तो अब आपको खपत कम करना पड़ेगा। तो कितना बढ़ा है भाई, 1, तो ठीक है भाई 1 बढ़ा है, तो जो बढ़ा है उसी पे कम करोगे ना, 100 से गुना कर दो, तो 2500, 20% की क्या करना पड़ेगा, खपत में 20% की कमी करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो 20% हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये भी प्रतिशत का क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3/4 का प्रतिशत रूप है। देखो ये आर के मैथ्स है ना, जो मैं आपको पढ़ाया हूँ उसी का क्वेश्चन है, और ये 2012 में प्रश्न पूछा गया है। तो इसलिए कह रहा है कि आर वाले जो मैथ्स है ना, डायरेक्टली क्वेश्चन वहाँ से पूछता है। तो सबको पता है यार, इसे कन्वर्ट में परसेंट में कन्वर्ट करना है, 3/4 को प्रतिशत में कर दो तो बस, तो 25 चौका 100 और 25 तिया का 75 राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ जाते हैं। कह रहा है कि ए की आय बी से 20% अधिक है, तो बी की आय ए से कितना प्रतिशत कम है। कितना अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी प्रश्न पूछा गया है, ठीक है ना। अब देखो इसका मैं 2 तरीके बताया, लेकिन सबसे जो आसान तरीका है वो बता देता हूँ। कह रहा है कि ए की आय बी से 20% अधिक है ना। तो चलो जैसे बोल रहा है ए यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे बी लिख लीजिए। अब देखो जाहिर सी बात है, ए ना बी से अधिक है तो इसका मतलब बी 100% रहा होगा, तो ये तब ना ये 20% अधिक हो जा रहा है तो 120 हो जा रहा है। अगला स्टेप कर रहा है कि बी की आय ए से कितना कम है, देख लो बी ए से कितना कम है, तो माइनस का 20 कमी है। किससे कमी है, ए से, तो जिससे कमी है उसको नीचे रखिए, है ना, ऐसे यहाँ पे 100 करिए। तो कमी कितना का है, आप कहेंगे सर 20 का, बी कमी है। किससे, ए से कमी है, कम है, तो ए को नीचे रखोगे तो 120 है। कमी कितना है, 20 का, बट्टे में गुना में 100 करो, बस हो गया। तो 0 से 0 कट गया, 6 हो गया, 6 दूना का 12, और इसको काटोगे तो 6 का 6 और 40 बचा, 6 के 36, फिर 4 बचा, पॉइंट कर दो, फिर 6 के 36, मतलब कि 16.6% लगभग आंसर आ रहा है। आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है। तो आसान है, इस तरह का क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, और मैं तरीका भी बता दिया। आगे बढ़ जाते हैं। अगला रेशियो का सवाल है, और बहुत कायदे से रेशियो सिखाया हूँ। ए रेशियो बी रेशियो सी। ए कितना है भाई, 2 है, बी कितना है, 3 है, फिर बी जो है यहाँ पे 3 है, और बी 4 है यहाँ पे, है ना, बी 4 और सी 5 है। ये वाला बताया ना, जेड वाला तरीका। तो इसका गुना 2 में, तो आप कहेंगे सर ये 4 दूनी का 8, फिर 4 और 3 का गुना करो तो 4 तिया 12, और फिर 3 और 5 का करो तो 5 तिया 15। कट रहा है क्या, तो नहीं, अब कट रहा है, कटने वाला है ये नहीं है, तो जो नहीं कट रहा है वही आंसर होगा। बहुत कायदे से मैं तरीका बता दिया, तो इसका आंसर क्या होगा, डी होगा। ये जेड वाला तरीका, रेशियो हम लोग पढ़े हैं वहाँ पे। चलो अगला क्वेश्चन है।
क्वेश्चन कर रहा है कि यहाँ पे देख सकते हैं तीन संख्याओं में, यहाँ पे तीन संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी तीसरी की तिगुनी है, तो तीनों संख्याओं का औसत 88 है, तो छोटी संख्या निकालना है। ठीक है, तो पहले आपको ये देखना है कि छोटी संख्या तीनों में कौन है। तो देखो ये मान लो कि ये पहली है, ये दूसरी है और ये तीसरी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स तीनों संख्या में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी से दुगुनी, तो चलो यहाँ पे दूसरी को क्या करता हूँ मैं 3 कर लेता हूँ और पहली को 6 करता हूँ, तब ना 3 दूना का 6। और कह रहा है तीसरी की तिगुनी है, तो तीसरी को मैं 2 रखता हूँ, तो तिगुनी हो गया। ठीक है, यहाँ पे x कर लो, यहाँ भी x कर लो और यहाँ पे x कर लो, बराबर में 88 है तीनों का योग औसत, है ना। अब क्या करोगे आप, संख्या 3 है तो आप इसे पहले काटा पीटी कर लीजिए। तो मैं क्या करूँगा, चूँकि संख्या 3 है तो 3 से भाग आपको देना पड़ेगा ना। तो देखो 6 3 9 3 11, तो कितना हो गया फ्रेंड्स 11x/3 बराबर 88। अब देखो इसको काटा पीटी करो तो 11 8 88 और ये गुना हो जाएगा। तो आप सबको पता है कि x बराबर 8 3 24 निकला। अब आपसे पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे देख सकते हो सबसे छोटी संख्या 2x है ना, 2 है, तो 12 दूना का 24 हो जाएगा। x का मान 2 आया, तो सॉरी 24 है, तो 24 ना का 48 हो जाएगा। तो अब यहीं पे कर लो, तो x का वैल्यू 2 रख दो ना, तो 2 गुने 24 बराबर 48 सबसे छोटी संख्या हो जाएगा। सबसे छोटी ही पूछा है, तो आंसर क्या होगा बी। चलिए आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि 7 लड़कों का भार 7 है, 7 लड़कों का भार 70 64 55 81 45 76 92 है। ये 7 लड़का है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि सातों लड़कों का ना क्या कर लो भाई, औसत भार निकालो, ये तो सबको जोड़ना पड़ेगा। तो क्या कर लो, 70 + 64 + 55 + 81 + 45 + 76 + 92। 7 लड़का है, 7 से भागा दे दीजिए, सबको जोड़िएगा तो जोड़ के आएगा कितना, चलो जोड़ ही लो। 2 6 8 5 13 14 5 19 4 23 3 9 2 11 7 18 4 22 8 30 5 35 6 41 और 7 48 4/7 कर लो, काटिए। तो 7 5 35 7 6 के 42 42 और इधर कितना बचा 6 है ना, 42 तो 6 बचा ना 63, तो 7 नंबर 63, तो कितना हो जाएगा भाई, औसत भार कितना हो जाएगा 69 kg। तो बस तरीका पता होना चाहिए, आसान है ना। अप्रोच है सही तो डेफिनेटली आप अच्छा करोगे, और मेरे साथ पढ़ रहे हो तो आप अच्छा करेंगे। बस जितना करवा रहा हूँ करते जाइए, जितना बोल रहा हूँ करते जाइए। अगला है फ्रेंड्स, ये भी औसत का ही है। 50 55 65 उम्मीदवारों के 3 बैचों का औसत क्रमशः इतना 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 है, मतलब 45 50 60 के रूप में प्राप्त होता है। तो सभी उम्मीदवारों का औसत अंक कितना है। अच्छा। अब देखो भाई, यहाँ पे करें कि 50 55 और 60 उम्मीदवारों के 3 बैचों का औसत अंक जो है ना कितना है, ये 45 है, 50 है और 60 के रूप में प्राप्त होता है। तो सभी उम्मीदवारों का औसत, तो आपको गुना करना पड़ेगा। तो पहले आपको सभी उम्मीदवारों का औसत अंक निकालना पड़ेगा, है ना। उसके बाद उससे भागा देना पड़ेगा। तो देखो ये 50 ऐसे कर लो, 50 गुने इसका इससे इसका इससे और इसका इससे, है ना। तो 50 गुने 45 प्लस 55 गुने 50 प्लस 65 गुने 60 बटे, यहाँ पे कर लो 50 प्लस 55 प्लस 60। ये काटा पिटी करके निकालिएगा, तो ये ऑप्शन आपके सामने ये निकल के आएगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स हम लोग जो है कंप्लीट कर लिए मैथ्स का भी सारे क्वेश्चन। अगला टेस्ट भी आज आप लोगों को आपके बैच में ऑलरेडी अभी अपलोड नहीं किया हूँ, लेकिन कर दूंगा, है ना। मैथ्स और रीजनिंग का जो टेस्ट है जनरल एप्टीट्यूड का, और इसका वीडियो भी बहुत जल्द आ जाएगा, है ना।
साथ में आपको सारे टेस्ट तो मिल ही रहा है। और देखो सबसे बड़ी बात है, जो क्लास फाउंडेशन में आप लोग है, ADO वाले बैच में हो या कंबाइंड बैच में हो, ADO और CGL का, या फिर BSO के बैच में हो, तो जितना मैथ्स रीडिंग पढ़ाया गया उसे बार बार रिवीजन करिए। टेस्ट करवा रहा हूँ उसके थ्रू सारे क्वेश्चंस को रिवीजन करिए, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छूटेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जो भी डाउट या कन्फ्यूजन है आप लोग पूछ सकते हैं, स्वतंत्र है ना। तो जो लोग आना चाहते हो पेड बैच में आ सकते हो, नंबर यहाँ पे दे देता हूँ 73। हालांकि टेलीग्राम पे सारी इन्फॉर्मेशन है, जहाँ पे देख सकते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।